तो जय हिंद, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जय हिंद टू ऑल एनडीए एस्पिरेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो कैसे हो यार सारे, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, हमने उसमें पढ़ा था। तो आज मैं आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज की जो क्लास होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम जानेंगे कि असल पावर यानी एक्चुअल पावर जो होती हैं, ये कैबिनेट, स्टेट, ये सब इंटरम कैबिनेट मंत्री, ये सब राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री, ये सब क्या इनका रोल क्या रहता है गवर्नमेंट में, मतलब कि गवर्नमेंट ऑर्गन्स में, इन सब में एडमिनिस्ट्रेशन रन करने में ना क्या रोल रहता है। तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। तो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको आज बताने वाला हूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है दोस्तों। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें बोला जाता है जैसे कि ये समूह है। आप ये मान लीजिए 20 बंदों का समूह है, तो ऐसी ही 20 पीपल्स के जो काउंसिल, मतलब कि एक समूह होता है, उसे इन्होंने नाम दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती है मेरे भाई। दिस काउंसिल वर्क फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के लिए काम करती है ये, ठीक है मेरे भाई। आप लोगों को ध्यान रखना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ नहीं है, सिंपल सा एक समूह है नंबर ऑफ मिनिस्टर्स का, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है। और इसके हेड जो रहते हैं आपके पीएम, प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके जो हेड रहते हैं वो रहते हैं आपके प्रधानमंत्री। तो मैं आपको आर्टिकल नंबर 74 बता देता हूं, क्योंकि 73 तक तो हम कर चुके थे। आज के आर्टिकल में हम जानेंगे 74 से आगे, जहां तक भी मुझे पढ़ाना है आज आपको। तो हियर वी गो विद आवर आर्टिकल नंबर 74, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 74 क्या कहता है? देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए जो एडवाइस करे, मतलब कि आपके प्रेसिडेंट साहब को। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, आप बताना। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं, ओथ जो दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होंगे, वो हेड होंगे ये प्रधानमंत्री जी, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कुछ इतना बड़ा, बहुत बड़ा रोल है, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इनके हेड होते हैं, ये रहते हैं आपके प्रधानमंत्री। तो ये प्रेसिडेंट को हेल्प करते हैं, एडवाइस देते हैं कि क्या करा जाए, कौन सा लॉ बनाया जाए, किस इशू पर हमें चर्चा करनी चाहिए। यानी सारे जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स हैं, उन पर जो भी महत्वपूर्ण निर्णय पर सलाहकार के तौर पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारी काम करती है। इसके अंदर जो भी नियुक्ति करते हैं वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी हो जाती है। इसमें मैं आपको लिखवा देता हूं, अप टू पॉइंट बात करेंगे बिल्कुल। यह है, देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। मतलब कि इस आर्टिकल को पॉइंट्स में लिखवा दूंगा ताकि आपको जल्दी से याद हो। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम है एडवाइस करना, एडवाइस देना, ठीक है। इसका काम है एडवाइस करना, ठीक है बेटा। एडवाइस किसको, ये एडवाइस किसको दे रहे हैं? टू द प्रेसिडेंट, ठीक है बेटा। एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ काउंसिल मिनिस्टर होते हैं आपके प्रधानमंत्री, ठीक है। इनका काम है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का, कि इनको सलाह देनी है प्रेसिडेंट साहब को किसी भी चर्चा पर, किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में, किसी बिल को पास करना है, या कोई भी महत्वपूर्ण, मतलब हमारे देश से रिलेटेड कोई भी निर्णय है जो प्रेसिडेंट साहब के लास्ट में साइन होते हैं वो। अब मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री जो पीएम है, एक्चुअल में जो दिखाया जाता है वो होता नहीं। इस हिसाब से दिखाया जा रहा है कि आर्टिकल में कि प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है पूरी, लेकिन एक्चुअल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन है, ये बताएंगे इन्हें। या ऐसा कह सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या बनना चाहिए, अगर समान शब्दों में कहें तो, ठीक है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिपोर्ट करेगी इन्हें, यानी इनके जो पीछे एक मतलब ऐसे कह सकते हैं हिडिंग पर्सनैलिटी या हिडिंग सीट, जो छुपी हुई एक सीट है जिसका बहुत ही ज्यादा मेन रोल है, वो है प्रधानमंत्री की सीट। ये जो पूरा डिसाइड करते हैं, बस
मतलब कि ऑन पेपर्स तो आपके ये रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये रहते हैं, एक्चुअल में ऑन पेपर ये हैं। ऑन पेपर से मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि ऑन पेपर नहीं है, लेकिन एक्चुअलिटी में अगर आप बिल्कुल डीप देखें तो मेन रोल इनका है। इन साहब के तो साइन लिए जाते हैं और थोड़ी बहुत सलाह ली। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब इनको हटा नहीं सकते, हटा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर को काफी बहुत कम केसेस में हटाते हैं। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट आर्टिकल बताता हूं, इसमें ये भी है थोड़ा सा और आर्टिकल से पहले जो मैंने आपको बता दिया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटेड बाय, नियुक्ति जो करेगा ये करेगा प्रेसिडेंट साहब। आपके राष्ट्र अध्यक्ष इनकी नियुक्ति करेंगे, जो कि आपके प्रधानमंत्री हैं, इनकी नियुक्ति करेंगे आपके राष्ट्र अध्यक्ष। ठीक है बेटा, मेंबर्स बाय, और ये आपका एडवाइस देने में काम करेंगे। ये सब हमने पढ़ी चुके हैं हम। अब हम पढ़ते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के कार्य, मतलब क्या क्या कार्य वगैरह हैं। तो एक पोस्ट है, देयर विल द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, देयर विल, वो मेरे भाई ध्यान रखना, देयर विल द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर की सीट है, मतलब कि इनको एक पद दिया गया है। इनका कार्य है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड, तो आपको पता ही चल गया होगा, ये आपके प्रेसिडेंट साहब जो है वो अपॉइंट करवाते हैं। और जो हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, पीएम इज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी निर्णय लेगी बिना पीएम की इजाजत के ले ही नहीं सकती। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। 74 में इतना होने के बाद इसमें जो ये प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जैसे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये मान लीजिए ये पूरी एक मिनिस्ट्री है, इनको रिपोर्ट करना होता है, या इन्फॉर्म बोल दीजिए, इन्फॉर्म प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को ये इन्फॉर्म करते हैं। और ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर की ही सलाह पे ये लोग, प्राइम मिनिस्टर सलाह देते हैं प्रेसिडेंट साहब को, और प्रेसिडेंट साहब इन्हें नियुक्त करते हैं, एडवाइस देते हैं। प्राइम मिनिस्टर सर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट नियुक्त करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ध्यान रखना। ठीक है, ये बात मैंने आपको, 74वां आर्टिकल है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी निर्णय वगैरह होंगे ये लेंगे। वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल नंबर 75। और अभी इसमें कैबिनेट वगैरह भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जो कैबिनेट वो होते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री है, कैबिनेट काउंसिल बोलो, मिनिस्ट्री बोल लो, कुछ भी जो आपको, मतलब वैसे तो इसमें कैबिनेट मिनिस्ट्री बोला जाता है इसे, कैबिनेट मिनिस्ट्री, मिनिस्टर बोल दीजिए आप, यानी केंद्र मंत्री से बोल देते हैं हम। ठीक है, कैबिनेट मंत्री। तो ये होते हैं हेड ऑफ पॉलिसी मेकर। ठीक है, ध्यान रखना, जो भी देश में कानून वगैरह होंगे वो आपके कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री होंगे उनके उस पे होंगे। ठीक है, आप जैसे ही मान लीजिए ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं सब यहां पर। ठीक है, अब कैबिनेट जो मंत्री होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे, इनकी सहायता के लिए यहां पर राज्य मंत्री, राज्य मिनिस्टर, और इन्हीं में से उप, यानी ये आपका कह सकते हैं उप राज्य मंत्री। ठीक है, ये इनकी सहायता करते हैं। ऐसा कह सकते हैं आप कि अगर कोई भी निर्णय लेना है, और आप ध्यान रखना 10 लाख लोगों के बराबर एक जो कैबिनेट मंत्री होता है, यानी कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर पूरे, मतलब कि उस जो स्टेट है उनके मिनिस्टर, यानी सेंट्रल, ये सब लोकसभा वगैरह में इनका काफी ज्यादा रोल प्ले रहा है कैबिनेट मिनिस्टर का। और दूसरी चीज ये है, इन्हें पॉलिसी मेकर, यानी कोई भी अगर कानून बनाना है तो उनमें सबसे ज्यादा जो रोल रहेगा हेड शब्द यहां पर अपना आपको
दर्शा रहा है कि पॉलिसी जो भी बनेगी उसके जो हेड होंगे काउंसिल ऑफ वो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, यानी जो भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाएंगे वो इसका हेड होगा। ठीक है भाई, इतना सब कुछ देख लिया होगा आपने। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मतलब कि जो भी है ये कभी कभी पूछ लेते हैं, रेयर केसेस है वैसे तो, लेकिन हाँ एक जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। एक आता है स्टेट मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्टर। ठीक है मेरे भाई, स्टेट मिनिस्टर को अटैच करते हैं टू आपका कैबिनेट मिनिस्टर से, या सरल शब्दों में अगर इसको बोलें तो जो वहां पे स्टेट मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, राज्य मंत्री वगैरह होते हैं, इनको जो ये लोग अटैच कर देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर से। इनको जो पावर दी जाती है, पावर टू मेक डिसीजन, पावर टू मेक डिसीजन। अभी मैं आपको इसको एक एग्जांपल के उससे समझाऊंगा, यानी वो एग्जांपल का एक मतलब कहने के लिए एग्जांपल है, लेकिन हाँ काफी उसमें आपको समझ में आएगा। आप स्टेट में आपने देख ही लिया होगा। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है मेरे भाई। भाई डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होते हैं? डेप्यूटी मिनिस्टर डू नॉट होल्ड और रिपीट द चार्ज, यानी अगर आप किसी डू नॉट रिपीट और होल्ड द चार्ज, ठीक है, ये आपका डेप्यूटी मिनिस्टर जो है उनका है। ठीक है मैं, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सब होने के बाद अब हम बात करेंगे, मैं आपको बताता हूँ ये सब थोड़ा सा और इलेबरेट करके ब्रीफ में थोड़ा सा और बता देता हूँ, ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए चीज़ों को लेकर। मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली है। अब दिल्ली राजधानी है हिंदुस्तान की, तो ध्यान रखना, मतलब गौर फरमाना मेरी बात पर। इनकी भी कैबिनेट होगी, सेंट्रल जिन्हें बोला जाता है, इनके भी राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री, ये सब होंगे। लेकिन ये किसके होंगे? ये होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, और अब आप ले लेते हैं, इसमें हम उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पूरी इंडिया की एक ही कैबिनेट है, दिल्ली ही है, लेकिन दिल्ली की जो कैबिनेट उनके पास भी अपनी, और यहां पर जो कैबिनेट है ये भी कैबिनेट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यहां पर भी इनके राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री, ये आपके जो हैं सहायक हैं। ठीक है, ये जो अंडर आती हैं सेंट्रल के, और ये स्टेट के लिए काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये आंसरेबल है इन्हें, अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करता है तो इन्हें। जैसे कि आप देखते हैं दिल्ली में कोई भी सड़क वगैरह बनानी है, जो कि सड़क यानी नेशनल हाईवे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, यानी इंटरनेशनल हाईवेज वगैरह, तो उसका जो कार्य दिया जाएगा ये दिया जाएगा इन लोगों को। स्टेट से रिलेटेड कोई भी रोड्स वगैरह, कोई भी मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं, कुछ भी अगर कार्य स्टेट से रिलेटेड, तो ये सब लोग देखेंगे उस पर। कुछ भी रूल्स वगैरह इस अपनी स्टेट के लिए एक अलग कैबिनेट है, जैसे उत्तर प्रदेश में कैबिनेट है। ठीक है, यूपी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कैबिनेट है। इनके जो हेल्पर होंगे राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री, राइटिंग थोड़ी खराब हो सकती है क्योंकि इसके साथ साथ मैं बोल भी रहा हूं ताकि आपको पता रहे। ये कैबिनेट होगी उत्तर प्रदेश की अपनी अलग, ये एक स्टेट है। ठीक है, इसकी अपनी कैबिनेट है। कैबिनेट के जो राज्य मंत्री इनके सहायक है उपराज्य मंत्री, यानी जो मदद करेंगे पॉलिसी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, ये कैबिनेट इंडिविजुअल होती है, यानी हर स्टेट की अपनी कैबिनेट होती है, ताकि वो कैपेबल हो अपने स्टेट को सशक्त अनुशासित कर सके, उसे शांति प्रदान कर सके, ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाकर जो भी जिस भी उससे पीसफुल मेंटेन हो सके, मतलब कि इलिटरेसी रेट घटाया जा सके, जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें कम करे जा सके, पढ़ाई को आगे करना, हेल्थ को आगे करना, एजुकेशन फील्ड में जो भी इन पे नियम वगैरह बनाते हैं कैबिनेट, और इनके जो सहायक वगैरह होते हैं ये बनाते हैं। और हर स्टेट का अपना एक कैबिनेट होता है। दिल्ली सेंट्रल है, दिल्ली सेंट्रल मतलब राजधानी है, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है भाई, इतना सब होने के बाद ये आपका 74 आर्टिकल में इतना ही था। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 75 की। इसके बाद बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल आएगा 76, बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो। मैं ये नहीं कह रहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पर थोड़ा मतलब अटेंशन लेके बैठना फिजिकली और मेंटली।
75 में ज्यादा कुछ नहीं है, मैं बता देता हूं। आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 क्या कहता है? अ पर्सन रिमेन अ मिनिस्टर विदाउट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझाता हूं। यानी एक एग्जांपल ले लीजिए, आप हैं, आपको कोई भी पद दिया जा सकता है गवर्नमेंट में, सेंट्रल में दे देंगे, स्टेट में दे देंगे। यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी राज्य का मेंबर होना, जैसे लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है, ऐसा कुछ इन्होंने बोला नहीं है। इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया मिनिस्टर बनने का। देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर बीइंग ए मिनिस्टर। ठीक है मेरे भाई, मिनिस्टर बनने के लिए इन्होंने कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया है। ठीक है, देयर विल बी, मतलब कि इन्होंने कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया है। और इसमें पर्सन कैन रिमेन, थोड़ा ये तो मतलब कि मैंने अपनी मतलब लैंग्वेज में दिया है, थोड़ा आर्टिकल को उससे पर्सपेक्टिव से बता देता हूं। अ पर्सन कैन रिमेन बीइंग मिनिस्टर, वो मिनिस्टर बन सकता है या बना रह सकता है इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। आइदर हाउस मतलब बेटा, मतलब मेरा भाई आइदर हाउस का मतलब लोकसभा और यह है राज्यसभा। अगर आप लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं हो, उसके बावजूद भी आपको मिनिस्ट्री में पद मिल सकता है। यह बात ध्यान रखना, इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। ठीक है, अगर आप कोई भी मतलब कि आपके पास आप मेंबर नहीं हो, फिर भी आपको मतलब कि ये लोग पद दे देंगे। तो अब इसको कार्यकाल में देखते हैं कि कितने महीने का पद दिया जाता है इनको। अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक, 6 मंथ। ठीक है, ये आर्टिकल में 75 कहता है कि आर्टिकल में 75 कहता है देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ मिनिस्टर, देयर इज नो नीड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा, यू कैन इलेक्ट अ मिनिस्टर एंड गेट अ 6 मंथ्स। यानी आप 6 महीने तक मिनिस्टर रह सकते हो। ठीक है, ये आपका 75 हो गया। अब हम मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल नंबर 76। आर्टिकल नंबर 76 जो है वकील, यानी एजीआई, एसएजीआई, एसजीआई, इन सब के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप कोई केस लड़ते हो तो आप अपना एक वकील हायर करते हो, मतलब कि जैसे कि आपको कोई केस हो गया तो आपने को वकील कर लिया। गवर्नमेंट ने वो दे रखी है सुविधा कि गवर्नमेंट वकील भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग प्राइवेट को प्रेफर करते हैं। तो ऐसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस रहते हैं, सेंट्रल के जितने भी केस लड़ेगा वो आपका एजीआई लड़ेगा। ध्यान रखना भाई, एजीआई यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तान का मतलब हमारे इंडिया का सबसे बड़ा वकील, सरकारी वकील जिसे बोलते हैं वो है। ये रिप्रेजेंट करेगा हमारी सेंट्रल को ये रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखना, आपका एजीआई केस लड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी, प्लस हाई कोर्ट में भी, प्लस डायरेक्ट कोर्ट में भी। जितनी भी लोअर कोर्ट वगैरह आती हैं उनमें एजीआई आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो सैलरी की बात कर लेते हैं, सैलरी पास्ड बाय, भाई मेरे प्रेसिडेंट साहब इसकी पास करते हैं सैलरी। मतलब इतना हिंदी में बता रहा हूं ना, इतनी मतलब सरल भाषा में बता रहा हूं, कोई नहीं बता पाएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है बता पाएगा, लेकिन अगर बताया तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां से ही पढ़िए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही ईगो मतलब फ्रेंडली लैंग्वेज का यूज करके मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का जो ये फायदा है जब आपको चीजें समझ में आए। ऐसा तो इंग्लिश में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, अप टू मार्क में सब स्टेटमेंट लिख दूं, उसको पढ़ के सुना दूं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको एक चीज ब्रीफ में बता रहा हूं कि क्या है, कैसे है, कौन क्या काम कर सकता है, किसकी सैलरी है, कौन किसको नियुक्त करता है, शपथ कौन दिलाता है, टर्मिनेट कौन करता है यानी हटाया कैसे जाता है। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आपके इंडिया के सरकारी वकील होते हैं, मतलब कि हमारे देश के। ये आर्टिकल नंबर 76 है आपका। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। इसके नीचे जो आते हैं SGI, सॉलिटरी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है मेरे भाई, ये जो SGI है, ये जो आपका केस लड़ सकता है हाई कोर्ट प्लस डायरेक्ट कोर्ट में। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। ठीक है मेरे भाई। अब आता है
SGI, एडिशनल सॉलिटरी जनरल ऑफ इंडिया। एडिशनल सॉलिटरी जनरल ऑफ इंडिया जो आपका केस लड़ेगा वो सिर्फ डायरेक्ट कोर्ट में लड़ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट कोर्ट में वो केस लड़ सकता है और कहीं भी वो केस नहीं लड़ सकता। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तीनों के लिए जो एलिजिबल है वो आपके एजीआई है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये आपके फर्स्ट हैं, इनके सहायक बिठा दिए गए हैं, ये जैसे कैबिनेट में राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री, ठीक है, ऐसे ये एजीआई के सहायक हैं। आप इन्हें ध्यान से नोट कर लेना सबको, ये तीनों। अब हम बात करेंगे कि एसजीआई कौन है प्रेजेंट में, मतलब कि सॉलिटरी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। ये आपके तुषार मेहता साहब हैं जो इस टाइम हैं, ठीक है। ऐसे मैं तीनों के प्रेजेंट बता दूंगा, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन हो सकता है, हु वाज द प्रेजेंट एसजीआई, हु वाज द प्रेजेंट और करंट एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हु वाज द करंट एएसजीआई ऑफ इंडिया। तो ये चीजें मतलब बहुत बेसिक सी चीजें हैं, अपने देश में क्या चल रहा है कुछ भी, मतलब करंट से तो आपको हमेशा रहना ही चाहिए, वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। एक तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि चीजें पता हैं, थोड़ा दो चार लोगों में अगर बैठोगे तो वहां पे अगर कोई इन चीजों के बारे में अगर पढ़ा लिखा है बात करेगा तो आपको ऑकवर्ड फील नहीं होगा कि ये क्या बात चल रही है, मुझे तो बाउंस जा रही है सारी। तो चीजों को कंजस्टेड करने की बजाय आप चीजों को आराम से एक्सप्लोर करो, देखो, सीखो और लिखो आराम से। ये आप कर लेना, मतलब कि लिख लो आराम से। मैं खड़ा हूं 2 मिनट के लिए आपके लिए। ठीक है मेरे भाई, लिख लिया होगा आपने। अब मैं 3-4 ऐसी बात करता हूं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जो सरकारी वकील है हमारे। ध्यान रखना, एसजीआई और एएसजीआई भी सरकारी वकील हैं, लेकिन वो सहायक हैं अटॉर्नी जनरल के, ठीक है। एजीआई हैज पावर टू सिट इन एनी हाउस, यानी इसका मतलब क्या है, लोकसभा में भी आपका एजीआई बैठ सकता है और राज्यसभा में भी। बट एंड ही कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन डिबेट, ही कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन डिबेट। बट इसके ऊपर जो प्रतिबंध लगा है, ये वोट नहीं कर सकता। लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग का इनसे अधिकार नहीं है। ही कैन नॉट वोट फॉर हाउसेस, यानी एलएस और आरएस, लोकसभा राज्यसभा। ये ध्यान रखना, बहुत से लोग सोचते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहीं बैठ सकता है, डिबेट दे सकता है, वोटिंग में भी रह सकता है, लेकिन ध्यान रखो, बैठ कोई से भी हाउस में सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकता है डिबेट में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 काम आराम से कर लेगा वो, ये दोनों। लेकिन ये जो है इस पे इसका प्रतिबंध लगा रखा है कि आप वोट नहीं करेंगे, रीजन होंगे उनके अपने कुछ। तो ये चीज जो है एजीआई के लिए प्रतिबंध, यानी आप ऐसे ऑब्स्टिकल के तौर पर ये लगा रखी है, ठीक है भाई। और एजीआई की जो पोस्ट होती है ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी एजीआई, यहां लिख लेते हैं नोट बना के, आपके एजीआई इज इक्वल टू, बहुत महत्वपूर्ण बात है, CJI, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एजीआई की जो पावर मान लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मान लीजिए, मतलब राइट्स मान लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पूरा बराबर है ये CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि इन मैथमेटिकल फॉर्म AGI इक्वल टू CJI, ठीक है मेरे भाई। ये सिंपल सी सरल शब्द में ये बात हो गई, ठीक है। एलिजिबिलिटी भी सेम है दोनों के लिए, यहां पे लिख देते हैं हम सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जितनी योग्यता एजीआई बनने के लिए चाहिए, उतनी ही योग्यता आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूरा एकदम एक एक चीजें, क्या उसे राइट्स हैं, क्या उसके अधिकार हैं,
कहाँ कहाँ वो बैठ सकता है, किन कामों को वो नहीं कर सकता, वो किसके समान है हमारे इंडिया में, सब कुछ बहुत डिटेल में बता दिया है। उसकी सैलरी बता दी है, उसका क्राइटेरिया बता दिया है, मतलब कि योग्यता बता दिया है कि कितनी योग्यता चाहिए, या उसकी ही योग्यता वाले और कौन है, या उतनी ही पावर वाला और कौन है। तो उतनी ही पावर वाला एजीआई के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा कह सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद एजीआई है। ठीक है भाई, इसको करने के बाद अब हम बात करते हैं करंट में एजीआई कौन है, एसजीआई कौन है, एएसजीआई कौन है। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 76 है ये अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजीआई काफी महत्वपूर्ण, मतलब एक फैक्टर माना गया है इंडिया के अंदर। और भाई माना भी क्यों ना जाए, जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट वही कर रहा है, तो उसका तो सबसे बड़ा रोल ही हुआ इसमें। तो अब मैं आपको बताता हूं प्रेजेंट एजीआई, प्रेजेंट एजीआई यहां पे लिखेंगे, और ये आपका प्रेजेंट एजीआई, प्रेजेंट एएसजीआई। ठीक है मेरे भाई, जो हमारे इस टाइम है वो है आर वेंकटा रमनी। आर, थोड़ा स्पेलिंग में एरर हो सकता है, ये ध्यान रखना। और जो एसजीआई है ये आपके तुषार मेहता सर है, मेहता, तुषार सर नहीं है, तुषार मेहता जो है सॉलिटरी जनरल ऑफ इंडिया है। ये प्रेजेंट की बता रहा हूं मैं, जो आपकी प्रेजेंट की हैं ये वो हैं। और एएसजीआई है आपके नरगुण एनबी, ये स्पेलिंग NARGUNDN.B। ठीक है भाई, देख लो मैंने पूरा अटॉर्नी जनरल बता दिया है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बता दी है, कैबिनेट बता दी है, स्टेट बता दी है, डेप्यूटी बता दी है, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति बता दी है, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स बता दी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड कौन है, पॉलिसी मेकर होल्डर कौन है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया पूरी एकदम डिटेल में, बहुत ही सरल, बहुत ही ड्यूरेबल लैंग्वेज में बताया मैंने आपको ये। और मैंने आपको एजीआई के बारे में बता दिया है कि एजीआई क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नीचे सहायक कौन है, उसके नीचे कौन है, कौन किस लेवल पे केस लड़ सकता है, किसकी क्या क्या पावर्स वगैरह हैं, एजीआई कहां बैठ सकता है, कहां पे उसे वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया गया है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। इनकी जो प्रेजेंट, जो इस वक्त इनके पदों पर बैठे हुए हैं आदमी, आर वेंकटा रमनी, एसजीआई है आपके तुषार मेहता, एएसजीआई है आपके नरगुण एनबी। ठीक है, ये जो है सारा मैंने आपको सब कुछ बता ही चुका हूं मैं आपको। ठीक है, और मुझे नहीं लगता अब इसमें कुछ बचा है, मतलब कि आर्टिकल नंबर 74, 75 और 76 तीनों आर्टिकल मैंने आपको पूरी शिद्दत से बहुत ही ब्रीफली डिटेल में आपको बता दिए हैं बेहतरीन तरीके से। और आप ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत बार इन पे क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो चैनल को ग्रो कराने में मदद करें। थैंक्स फॉर रीचिंग 400 सब्सक्राइबर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप जैसे अभी हमारे साथ बने हुए हैं उससे भी ज्यादा, मतलब भारी तादाद में आगे आने वाले टाइम में भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।